आज हमारे साथ यहाँ अतिथि व्याख्याता के रूप में उपस्थित है श्री राकेश रंजन कुमार सिंह जी। सभी विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए आज यहाँ पर उपस्थित है। उन्होंने प्रशासनिक अनुवाद के विषय पर अपना मार्गदर्शन करेंगे। तो उनका एक परिचय आप लोगों को मैं करवा देती हूँ। श्री राकेश रंजन सिंह जी 2019 से राजभाषा के सहायक प्रबंधक के रूप में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नई दिल्ली में कार्यरत है। उससे पहले 1992 से 2018 तक भारतीय वायुसेना रक्षा मंत्रालय भारत सरकार में वे सेवारत रहे हैं। 2017 में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के रूप में आपकी नियुक्ति हुई। आपने अब तक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, कृषि मंत्रालय, कर्मचारी चयन आयोग में कनिष्ठ अनुवादक तथा वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद को संभाला है। 1992 से अब तक इन्होंने तकनीक, प्रशासन तथा विमानन के क्षेत्र में अपने कौशल्य से अनुभव ग्रहण किया है। आज हमारे साथ यहाँ उपस्थित है आप लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, नगर कॉलेज की ओर से और हिंदी विभाग की ओर से। और अब मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप अपना व्याख्यान शुरू करें। डॉक्टर पूर्णिमा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि ये आज आपने जो सभी विद्यार्थी, मुझे लग रहा है सभी विद्यार्थी हैं और नए नौकरी के लिए और इस अनुवादक की जो पद है उसके लिए काफी उत्सुक रहते हैं कि कैडर को चुना जाए। तो ये बहुत ही आकर्षित, मैं कहूँ कि आज के समय में बहुत ही तेजी से भरने वाला कैडर है ये। और जो हमारी संसदीय समिति है, हेलो, अच्छा अच्छा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनुवाद के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा बता देते हैं कि अनुवाद और अनुवादक की जरूरत ही क्यों है। यदि सभी लोग एक दूसरे की भाषा समझते हैं तो अनुवादक की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। अनुवाद शुरू ही कहाँ से होता है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग अपने जीवन में अनुवादक के तौर पर अपनी माँ को देखते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को देखते हैं, जहाँ पे एक बच्चे की भाषा उसकी माँ ही समझती है और कोई दूसरा पूछता है कि बच्चा कह क्या रहा है, तो जो उसके घर के सदस्य हैं या माँ, सबसे पहले माँ वो बताती है कि बच्चा यह कहना चाहता है, बच्चे को यह आवश्यकता है। तो अनुवादक तो आपके घर में ही है। ठीक उसी प्रकार जब आप किसी विभाग या किसी संस्था को ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपके तरफ सबकी निगाहें होती है कि जो चीज आप दूसरे नहीं समझ पाते तो चाहते हैं कि जो हमारा राजभाषा अधिकारी हो या हिंदी अधिकारी हो या जो हमारा अनुवाद अधिकारी हो वो हमें बताए कि हमें जरूरत क्या है, ये जो पत्र आया है इसकी मांग क्या है। तो वहां पर हर विभाग में, हर अनुवाद के क्षेत्र में हमें एक अनुवादक, एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो ये आज के समय में इसकी मांग बढ़ भी गई है। और मैं ये कहूँ तो ये सच्चाई है। जब हम संसदीय समिति के तरफ पेश होते हैं, जब वो निरीक्षण करने आती है जो समिति, तो उसकी ये होती है कि हमारा जो प्रशासनिक कार्य है, जो राज कार्य है, जो राजकाज है, सुचारू रूप से चले और सभी कार्मिकों के बीच में जो संवाद हो वो 100% एक दूसरे के पास जाए, कोई संवाद कहीं पर रुके नहीं। यदि संवाद रुक गया तो आपका विकास भी रुक गया। ये समझिए उस संस्था का जो विकास है, जो एक दूसरे के बारे में जानने की क्षमता वो रुक जाती है वहां पर। इसलिए एक अनुवाद अधिकारी, एक हिंदी अधिकारी, एक राजभाषा अधिकारी की हर विभाग में आजकल आवश्यकता हो गई है। और ये मैं कहूँ ये अनिवार्य रूप से संसदीय समिति चाहती है कि हर विभाग एक राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति करे। और ये आज के समय में कोरोना काल में मैंने देखा था कि जैसे ही कोरोना काल खत्म हुआ तो जो हमारे कर्मचारी चयन आयोग है लगभग 440 पदों की नियुक्ति बहुत ही तीव्र गति से किया था और सभी को नियुक्ति की थी। सभी को मेरी आवाजें मिल रही है ना? हाँ
आप लोग रिस्पॉन्स बीच में देते रहे। तो ये मैंने देखा, और जब हम इस अनुवाद के क्षेत्र में आते हैं, चुनते हैं, तो ये अपने आप में इसमें कोई बोझ नहीं है, किसी का आदेश नहीं है। बड़ा क्रिएटिव ये एक पेशा है। इसमें आनंद लीजिए और अनुवाद करते रहिए। इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता आपके साथ, जल्दी से दे दीजिए। मशीनी अनुवाद नहीं है। मशीनी अनुवाद में मज़ा नहीं है वो। मशीनी अनुवाद में क्या होता है, व्यक्तिगत जो एक-दूसरे की भाव है, वो समझ नहीं पाती। मशीन नहीं समझ पाती है कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो अनुवाद इसीलिए हमें ज़रूरत होता है, और जो मुझे आज मैडम ने विषय दिया है, वो प्रशासनिक अनुवाद के लिए है, जो हम व्यावहारिक रूप से रोज पेश आते हैं कार्यालयों में, और कार्यालय की अपेक्षा रहती है कि ये हमारा अनुवाद चलता रहे, और कहीं हमारा रुके नहीं, कोई पत्र रुके नहीं, कोई ये ना बोले कि हम पत्र समझ नहीं पा रहे, आप कहना क्या चाहते हैं, वो अधिकारी क्या कहना चाहता है हमसे। यदि व्यक्तिगत रूप से कोई आदेश दिया गया है तो वो व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आता है, हो सकता है वो ख क्षेत्र से हो सकता है वो ग क्षेत्र से हो। तो क क्षेत्र से अच्छा, ये आप सबको पता है कि भाषाई दृष्टि से भारत को, अपने पूरे देश को 3 भागों में बाँटा गया है? कोई जी बताए? सर। कौन-कौन सा क्षेत्र है? सर का क्षेत्र में हरियाणा, जी, जी। दिल्ली, जी, राजस्थान जी। और 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 थोड़ा मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। उत्तर प्रदेश, सर बिहार। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, जी। ये का क्षेत्र हो गए। जी, और जी। सर नॉर्थ ईस्ट में जितने भी हैं वो का क्षेत्र में आते हैं। जी। ख क्षेत्र में? और खा क्षेत्र में सर ये मध्य प्रदेश के नीचे वो महाराष्ट्र जी, जी। और और ये तमिलनाडु। तमिलनाडु तो इस क्षेत्र में है ही नहीं। अच्छा गांव में है ना। गुजरात। ग में भी नहीं है, क में भी नहीं है, ख में भी, ग में नहीं है। क्या है कि वहाँ पर हमारी जो भाषा की दृष्टि से जो है ना, वहाँ पर कोई रूल लागू ही नहीं होता, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। हिंदी का वहाँ पे विरोध होता है हमेशा, तो उसे है घास ना? क्षेत्र में रखते होंगे। हाँ जी, वो ग क्षेत्र में है, लेकिन वहाँ वो अपवाद है। बात समझ रहे हैं? अच्छा जी। हाँ, और एक त्रिभाषा का भी सूत्र है, त्रिभाषा सूत्र है, ये पता है आपको? जी सर, त्रिभाषा सूत्र में ये होता है। लैंग्वेज फॉर्मूला है जो स्कूलों में वो दिया गया है कि फर्स्ट जो लैंग्वेज बच्चा लर्न करेगा वो उसकी क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, और जी, जी। दूसरी जो वहां पर बोले जाने वाली है वो वाली भाषा, और थर्ड लैंग्वेज उसकी पसंद की कोई भी हो सकती है। जी, जी, जी। होता क्या है, ये त्रिभाषा सूत्र इसलिए आया कि जो बंगाल है, उड़ीसा है, पंजाब पंजाब है, यहाँ पर क्या है, जो अपनी स्थानीय जो भाषा है, लोकल भाषा जो बोलते हैं ना, उसको महत्व दिया गया है। तो जो प्रथम भाषा है, वो वहाँ के लोकल भाषा को ही का दर्जा दिया गया है। तो वहाँ पे फर्स्ट जो प्रथम भाषा है, वो लोकल भाषा आ जाती है ना, स्थानीय भाषा। बंगाली को फर्स्ट प्रथम भाषा बोल देते हैं। दूसरी भाषा क्या होती है? दूसरी भाषा के रूप में हम किसे चयन करते हैं? हिंदी को। नहीं। आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, तो दूसरी भाषा को हम हिंदी के रूप में करते हैं, और तीसरी भाषा को इंग्लिश, अंग्रेजी। जब कहीं पर आप किसी राज्य में विजिट करते हैं, ख क्षेत्र या ग क्षेत्र में, तो आपने देखा होगा कि प्रथम भाषा के रूप में वहाँ स्थानीय भाषा में नाम लिखा जाता है। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी का नाम लिखा जाता है, और तृतीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को दिया जाता है। ये कहाँ पर होता है? जो केंद्रीय सरकार की जो संस्थाएं हैं या कार्यालय हैं, या स्थानीय जो राज्य सरकार की जो कार्यालय है, वहां पर ये देखने को मिलेगा, त्रिभाषा सूत्र, ठीक है ना? लेकिन क क्षेत्र में ये ऑलरेडी जो जब हम साल में गृह मंत्रालय राजभाषा गृह मंत्रालय भारत सरकार का जो वार्षिक कार्यक्रम लागू होता है, तो क क्षेत्र में ये दिया हुआ है कि 100% कार्य जो है आपको हिंदी में ही करना है। समझ रहे हैं ना? तो चूंकि मैं दिल्ली में हूँ। जी।
जी, अब जैसे मैं दिल्ली में पदस्थापित हूँ, मेरा कार्यालय दिल्ली में है, तो दिल्ली के अधीन जितने भी कार्यालय हैं, एक-दूसरे से हिंदी में ही संवाद करते हैं। पत्र व्यवहार जो होता है, हिंदी में ही होता है। ठीक है? तो ये इसीलिए प्रशासनिक अनुवाद की जो ज़रूरत पड़ती है, ये कार्यालयों के बीच में ही होता है। कार्यालय संस्था जो केंद्रीय कार्यालय है उनके बीच में होता है। तो मैं थोड़ा-सा ये आपके भाषा के बारे में बता देता हूँ, इसके बाद कुछ स्लाइड्स देखेंगे हम और फिर व्यवहार भी करेंगे, प्रैक्टिकल रूप से देखेंगे, ठीक है ना? कौन-कौन से ऐसे शब्द हैं, ठीक है? पहली बात है अनुवाद किसको-किसको अच्छा लगता है इसमें? जो अभी कोर्स करने हैं प्रतिभागी हैं, अनुवाद अच्छा लगता है आप लोगों को? ट्रांसलेशन अच्छा लगता है? जी सर। अनुवाद को कभी बोझ नहीं समझना है, ठीक है ना? अनुवाद कभी बोझ नहीं है, इसमें आनंद उठाइए। जो मिले मटेरियल उसका अनुवाद अनुवाद कीजिए। देखिए उसमें आप अपने ही अनुवाद को कई बार अनुवाद कर सकते हैं। मेरी इस बात से सहमत हैं? जी सर। जी सर। जी सर। जब हम अनुवाद करते हैं, अनुवाद करके फाइनल पहुँचते हैं, बोलते हैं रुको एक बार और फिर से पढ़ लेता हूँ, कुछ नए शब्द मिल जाएँगे, है ना? तो हम अपने शब्दों को खुद ही स्थानांतरित कर देते हटा देते, बोलते नहीं ये दूसरा नया शब्द ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें माने इसका महत्व कुछ अधिक दिखाई दे रहा है इसमें, है ना? तो हमेशा अनुवाद में जो मेरा अपना अपना अनुभव है, अनुवाद में हमेशा गुंजाइश बनी रहती है। एक बार कोई भी अनुवाद फाइनल नहीं, कोई बोल दे मैं फाइनल कर तो देता है वो, लेकिन हमेशा गुंजाइश बनी रहती है। जब हम पुनरीक्षण करते हैं, वेटिंग करते हैं, वो जब हमारा अनुवादक जो अनुवाद करके देता है तो उसकी वेटिंग भी की जाती है, पता है ना? उससे वरिष्ठ अधिकारी उसकी वेटिंग करते हैं, उसको पुनरीक्षण पुनरीक्षण कहा जाता है। ठीक है? तो वो अनुवाद अधिकारी जो वरिष्ठ अधिकारी है, वो भी तो कुछ चेंज करता है कि नहीं? वो कभी कनिष्ठ को ये नहीं बोलता कि आपने गलत लिखा है, गलत अनुवाद किया है। क्या होता है कि शब्दों का जो प्रयोग है, शब्दों का जो अनुप्रयोग है, वो उस जगह पर बदल जाता है कभी-कभी। लगता है कि वो हो सकता है कि जो कनिष्ठ है या उसको उतना अनुभव ना हो उस शब्द के उसके सामना न किया उस शब्दों का, ठीक है ना? और जब अनुभव के आधार पर जब वरिष्ठ बनते हैं तो उनको अनुभव हो गया है उस संस्था के बारे में या हमें संस्था में तो इसी शब्द का उपयोग करना है, ठीक है? तो मैं चलता हूँ प्रशासनिक हिंदी का सरलीकरण भी किया हुआ है, ताकि जब हमारा पत्र एक कर्मचारी से दूसरे कर्मचारी या एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास जाए, तो पत्र क्या कहता है उसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए। हमें अर्थ जो अनुवाद है अर्थ अर्थ नहीं निकालना है, कि व्हाट का मतलब क्या लिख देने से हो गया मतलब, ठीक है ना? व्हिच का मतलब कैसे, वो शब्द का जो प्रयोग शब्दार्थ नहीं लिखना वहाँ पर। तो हम चलते हैं तो थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ प्रशासनिक हिंदी का सरलीकरण कैसे करते हैं। भाषा व्यक्ति का माध्यम है, व्यक्ति मन और संपूर्ण सामाजिक जीवन अपने पूरे राग रंग, रीति-रिवाज, परिवेश, परंपरा, सरोकार, सभ्यता एवं संस्कृति के साथ भाषा में ही मुखर होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना? व्यक्ति जो है मन और संपूर्ण सामाजिक जीवन बड़े ध्यान से सुनिएगा, अपने पूरे राग रंग, रीति रिवाज, परिवेश, परंपरा, सरोकार, सभ्यता एवं संस्कृति के साथ भाषा में ही मुखर होते हैं। अभी क्या होता है, जैसे मैं इसके पहले झारखंड में पदस्थापित था 2 साल पहले, तो वहाँ की जो लैंग्वेज है झारखंड की, वहाँ के भी शब्दों को हमने अपने प्रशासन में उपयोग किया है। आम बोलचाल की जो भाषा है उसको भी लिया गया है, ठीक है ना? तो हम जहाँ जाते हैं, जिस राज्य में जाते हैं, वहाँ के शब्दों का आजकल ये आ गया है कि देखिए भाषा का हम भाषा नहीं सिखाते हैं, हमें सरकारी काम-काज करना है, राज-काज करना है, समझ रहे हैं ना? तो हमें कर्मचारियों के बीच में जो भाषा संवाद होना चाहिए, जो कार्यालय का रूप रंग तैयार होना चाहिए, वो आपस में समझ में आना चाहिए, ना कि बोझ नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना? इसलिए भाषा व्यक्ति के साथ साथ पूरे समाज की पहचान तथा धरोहर होती है। इसलिए भाषा और समाज का संबंध एक दूसरे पर अवलंबित एवं अन्योन्याश्रित होता है। इसलिए आज के विश्वग्राम में जब कोई भाषा पिछड़ जाती है और अपने बोलने वाले समाज द्वारा त्याग दी जाती है,
तब केवल एक भाषा का ही देश निकाला नहीं होता, बल्कि उस भाषा को बोलने वाला पूरा समाज पराई भाषा पर आश्रित एवं अवलंबित हो जाता है। अब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। क्या होता है कि हम देखिए भाषा 10+2 इंटर करने के बाद भाषा का चुनाव होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग इंग्लिश ले लेते हैं, जिन्हें इंजीनियरिंग करनी है, बीटेक करनी है, जो बीई करनी है, वो बोलते हैं यार हिंदी का क्या मतलब है, यहाँ से हम इंग्लिश लेकर चलते आगे बढ़ते हैं। और वो 2 साल तो उन्होंने 10+2 में हिंदी छोड़ दिया और 4 साल बीई बीटेक करने में। अब जब वो अधिकारी बन के आते हैं कार्यालय में, तो राजभाषा अधिकारी बोलता है देखिए जी आपका क्षेत्र में आपको प्रशासनिक पत्रों का जो आदान प्रदान है हिंदी में ही करना है। तो क्या समस्याएं आ सकती है ये बताएं आप लोग, कोई भी बताए। जी जी। हाँ हाँ हाँ। कुछ मतलब प्रयोग छूट जाता है, कुछ अनुप्रयोग छूट जाता है, ठीक है ना। लेकिन और सर भाषा शब्दों का तो सरलीकरण नहीं कर पाते हैं वो। जी जी जी, लेकिन भाषा तो उन्होंने छोड़ा नहीं ना। भाषा तो आपस में बोल ही रहे हैं, अपने दोस्तों से बातचीत हिंदी में कर रहे हैं, है ना। जी समाज में सर। तो बातचीत चल रही है ना उनकी। जी। तो अब देखिए तकनीकी जो शब्द है ना उसके लिए भी हमने ये बाध्य नहीं किया है कि उसको हिंदी में एक्चुअल मीनिंग ही लिखना है आपको, उसके हिंदी में ही अर्थ लिखना है। बात समझ रहे हैं ना। उसको आप देवनागरी में लिख सकते हैं। अगर टेक्निकल इंग्लिश वर्ड का मतलब हिंदी में तकनीकी नहीं पता है तो आप टेक टॉप ए की मात्रा क निकल लिखिए ना हिंदी में, क्या दिक्कत है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। ये जो कार्यालयीन भाषा अलग है, हिंदी भाषा अलग है, दोनों में अंतर है। और कार्यालय में जो भाषा यूज की जाती है वही प्रशासनिक भाषा है, वही प्रशासनिक भाषा कार्यालयीन भाषा है। हम भाषा यहाँ नहीं सिखा रहे हैं। कार्यालय में जो प्रशासन में जो राजकाज करने के लिए भाषा यूज हो रही है, कैसे प्रयोग में लाना, कैसे एक दूसरे कार्यालय में कार्मिक एक दूसरे को समझ पाते हैं, पत्र व्यवहार कर पाते हैं, वो चीज चाहिए हमें। टेक्निकल लिख देने से क्या कोई दूसरा नहीं समझ पाएगा। जी 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 जी। हाँ हाँ, मैं समझ गया आपकी बात को समझ गया। वो आप ही के साथ ये समस्या नहीं है, सबके साथ समस्या आती है। अर्थ लगभग लगभग सबको पता होता है, लेकिन वो क्या लिखें वो नहीं पता होता है। लेकिन जिस शब्द का अनुवाद करना है वो शब्द आपके सामने है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। क्योंकि आप विधि से है, लीगल से हैं, तो लीगल का देखिए मैं प्रशासनिक अनुवाद करता हूँ, मैं तकनीकी अनुवाद करता हूँ, मैं विमानन क्षेत्र में हूँ तो विमानन जो शब्द प्रयोग में हो तो वो भी करता हूँ मैं, ठीक है ना। लेकिन जब प्रयोग अनुप्रयोग करते हैं तो उसके बारे में क्या अनुभव होता जाता है, तो फिर शब्द भी आते जाते हैं। लेकिन रह गया कि विधि के बारे में हाथ इसलिए आदमी नहीं लगाता है कि चूंकि आप विशेष रूप से उस कैडर के या उसमें विशेषज्ञता प्राप्त है आप। मेरी बात से सहमत है। तो इसलिए जो जिस चीज का विशेषज्ञ है, अब देखिए मध्य प्रदेश में जो मेडिकल की जो पढ़ाई हो रही है द्विभाषा हो गई, शुरू हो गई ना, बुक्स आ गए ना, पब्लिश हो गए ना। नहीं आ गई है, न्यूज भी आया था, समाचार भी आया था। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो बुक्स तैयार हुई तो क्या अनुवाद अनुवाद अधिकारी तो लगा ही होगा उसमें। मेडिकल टर्मिनोलॉजी उसको पता नहीं होगा तो क्या किया होगा उसने। उसने शब्दावली का प्रयोग। जी उसमें स्वास्थ्य संबंधी या मेडिकल जो टर्मिनोलॉजी है उसका हेल्प लिया होगा। दूसरा, जो उसके विशेषज्ञ हैं, जो मेडिकल सर्विसेज से हैं, जो डॉक्टर है, जो प्रोफेशनल्स है, उनकी भी राय ली जाती है।
अनुवाद अधिकारी, राजभाषा अधिकारी सभी विषयों का ज्ञाता नहीं होता है। इस बात से सहमत हैं कि नहीं? जी 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 सर। सर। अब आप सोचे कि विधिक अनुवाद हम लोग क्यों नहीं करते हैं? करना चाहिए। लीगली टर्मिनोलॉजी हम करना चाहिए। लीगली के लिए हमें कोई बाध्य नहीं करता। आपने जैसे बोला गुलशन ढींगरा जी, नहीं आप विधि क्षेत्र में है ना, तो आपको जब आप अनुवाद करते हैं और देखिए वहां भी अनुवादक की जरूरत पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो भी न्यायालय है, सभी जगह आजकल अनुवादक की भर्ती हो रही है। ठीक है। अब उसमें जो योग्यता मांगता है, क्या मांगता है? नॉर्मल बीए तो नहीं मांगता। भर्ती के लिए योग्यता है, नॉर्मल नहीं मांगता ना। नहीं, नहीं, पहले था, अभी कुछ ऐसा आ गया है कि शायद वो बीए एलएलबी ऐसे कुछ मांग रहे हैं और साथ में डिप्लोमा। 1-2 साल से। जी, जी, जी। जी, जी, जी। नहीं, ये तो पुरानी व्यवस्था हो गई, ये पुरानी व्यवस्था। अभी जो वर्तमान में चल रहा है ना, इसमें भी सुधार हो गया है, ठीक है ना? देखिए सबकी अपेक्षाएँ होती है कि भाई मेरे जो संस्था में जो आए चुनकर वो आईआईटीएन हो, है ना? अधिक पढ़ा लिखा हो, अधिक योग्य हो। तो सब में जो योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता उसमें चेंजेज़ आ रहे हैं, ठीक है? हाँ, तो किसी भी विशेष रूप से जो अनुवाद करना है, तो उसके लिए स्पेशल की ज़रूरत पड़ती है। स्पेशल जो जानकार है, विशिष्ट रूप से, उनकी सहायता लेनी पड़ती है, हमें भी लेनी पड़ती है। मैं तकनीकी रूप से कभी भी अनुवाद करता हूँ तकनीकी विषयों में, तो जो जहाँ से अनुवाद आता है मेरे को, जिस विभाग से अनुवाद आता है, मैं उन अधिकारियों को सामने बुला लेता हूँ और साथ में हम वेटिंग करते हैं। कि देखो जी अनुवाद तो हो गया हमारे विभाग से, आप एक बार पढ़ो इसको, समझो और मेरे को बताओ कि कौन से शब्द का प्रयोग यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है आपको। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो ये क्यों लेते हैं? अब आप बोलेंगे नहीं मैं जो कर दिया सही है, 100% सही है। नहीं, क्योंकि आप हर विषय के ज्ञाता नहीं है। प्रशासनिक अनुवाद में भी ऐसे ही सेम सिचुएशन कभी-कभी आती है। कुछ शब्द जो है शब्दावली के शब्दकोश में नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? तो जब शब्दकोश में नहीं है, किसी को मेमोरेंडम देना है, किसी को सो कॉल्ड नोटिस देना है, वो तकनीकी रूप से है तकनीकी कैडर का व्यक्ति है, कर्मचारी है, अधिकारी है और उसको सो कॉल्ड नोटिस देना है, तो उसमें उसका रीज़न तो लिखना पड़ेगा ना कि आपको सो कॉल्ड नोटिस क्यों दिया जा रहा है? तो भाई सो कॉल्ड नोटिस अब आपको उसकी गलती क्या थी या क्या आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं उस व्यक्ति से स्पष्टीकरण किस विषय में चाहते हैं? हो सकता है तकनीकी विषय में उसने कुछ गलती की हो या उसका स्पष्टीकरण आपको चाहिए। तो किसी न किसी की हेल्प तो लेना पड़ता है ना। तो अब देखिए प्रशासनिक और तकनीकी दोनों शामिल हो गए एक दूसरे के साथ। अब बाद में ढींगरा साहब बोले कि भाई लीगली मैं भी तो हूँ आपके साथ शामिल। जब सो कॉल्ड नोटिस देंगे, ठीक है? तो लीगल बनाएगा बंदा। जब सो कॉल्ड नोटिस देंगे आप अनुवाद अनुवाद करके और कुछ मीनिंग इधर-उधर हो गया, वो तो कोर्ट में जाएगा ना फिर। बात समझ रहे हैं ना? तो प्रशासनिक अनुवाद ऐसा नहीं है कि जो हम लोग करते हैं एकदम बिल्कुल जो आपकी क्या बोलते हैं? जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसी के अनुरूप हो जाए। इसलिए हमें ये लेना पड़ता है, बार-बार पढ़ना पड़ता है, भाई कह क्या रहा है बंदा? वो अधिकारी क्या कह रहा है? ठीक है? तो प्रशासनिक अनुवाद कभी मन से भी सोचा जाए तो अपने मन में बैठिए लेके उसको। मैं बोलता हूँ कभी बोझ नहीं बनाइए, अरे अनुवाद आ गया यार, 10 पेज का अनुवाद आ गया। 10 पेज का अनुवाद क्या है? आपकी लिमिटेशन है ना। 10 पेज एक समय में नहीं होता है। ठीक है? कभी बोझ नहीं समझना है। अपने मन से काम कीजिए, दिल से काम कीजिए, बिल्कुल अनुवाद होगा जी। तो ठीक है? सर पर्याप्त समय देते हैं हमें अनुवाद करने के लिए? बिल्कुल मिलता है जी। आपके ऊपर कोई ये नहीं हो सकता।
आप एक चीज सर। बताइए, आपको मैं 2 पेज का एक सिंगल पेज का बता रहा हूँ, फर्स्ट पेज का इंग्लिश का अनुवाद करना है। जो व्यक्ति या अधिकारी आपके पास आता है कि सर इसका अनुवाद होना है, ठीक है? आपको समय नहीं देगा वो। क्या वो बोल के जी सर। जाएगा आधे घंटे में दे दीजिए मेरे को? मेरी बात समझ में आ रही है ना? हाँ जी सर, हाँ जी। जब उस अधिकारी का ऐसा कुछ अगर बोल देता है कोई, तो उससे पूछिए कि सर आपने जो इंग्लिश में ये मटेरियल तैयार किया है, इसके लिए आपने कितना समय लिया था? बात समझ रहे हैं? जी सर। एक पेज तैयार करने के लिए उसने भी समय लिया होगा ना? और अनुवाद अधिकारी को उसके दिमाग में बैठकर अनुवाद करना है। बात समझ रहे हैं? जी क्योंकि सर। उसकी जो सोच है, उसमें सोचना है कि भाई ये सोर्स लैंग्वेज है और टारगेट लैंग्वेज। सोर्स लैंग्वेज के लिए उसने कितना समय लिया होगा और टारगेट लैंग्वेज के लिए तो आपको बैठ सोचना पड़ेगा ना उसमें। शब्द है, जी सर। मीनिंग है, भाव है, कहना क्या चाहता है, उद्देश्य आपके अनुवाद से उसका उद्देश्य सफल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, वो सारी चीजें हैं इसमें। तो समय तो लगेगा, क्योंकि वो अधिकारी है, आप भी अधिकारी हैं, तो क्या बोलते हैं आपस में टकराव की नौबत ना आए। तो बोलिए सर, बिल्कुल से मुस्कुराते हैं, बोले बिल्कुल सर, जल्दी से जल्दी दे देंगे, अनुवाद किया जा रहा है, ठीक है। दिक्कत जी तब सर। आती है जब आप किसी विभाग में अकेले होते हैं, ठीक है। अब ये समय की बात किया आपने, समय क्यों? हर चीज का समय होता है, कोई भी काम रुकता नहीं है। लिखा जब लेटर इशू कर दिया जाता है, किसी कार्यालय द्वारा पत्र इंग्लिश में इशू कर दिया जाता है, लास्ट में लिखा जाता है कि हिंदी वर्जन विल फॉलो। बात समझ रहे हैं? प्रशासनिक अनुवाद में कोई भी काम रुकता नहीं है। प्रशासनिक अनुवाद के लिए नहीं, जो अनुवाद होगा तभी देंगे। छोटा सा है, चलो यार अभी आज हो जाएगा, दे देंगे, आज ही लेटर साइन हो जाएगा। लेकिन आप बोले कि नहीं अनुवाद के चलते मैंने लेटर नहीं निकाला है, तो ये क्या आप क्राइम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइम है आपका, ठीक है। क्या होगा ऑफिस में, एक बंदा है तमिल वाला, चेन्नई का रहने वाला या बंगाली हो सकता है, उसको हिंदी ना आती हो, ना समझेगा, आज नहीं समझे कल तो समझ ही लेगा वो, उसको दोस्त समझा देंगे, लेकिन डिले तो नहीं होगा ना, उसके लिए अनुवाद जा रहा है उसको, जी सर। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इंग्लिश टू हिंदी ही अनुवाद करना पड़ता है, हिंदी से भी इंग्लिश करना पड़ता है हम लोगों को। अब पूछिए हिंदी से इंग्लिश क्यों करना पड़ता है? कच्छ क्षेत्र में कार्यालय है मेरा, ठीक है। यहाँ साउथ के वरिष्ठ अधिकारी हैं हमारे, बोलते हैं देखो भाई, तुमने जो लिखा वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो क्या आप मना कर देंगे? बोलता है सर मुझे नहीं। इंग्लिश, आप मेरे को इंग्लिश में अनुवाद करके लाइए, क्योंकि आपकी योग्यता ही यही है कि आपका ट्रांसलेशन में वाइस वर्सा सर्टिफिकेट होना चाहिए और अनुभव भी होना चाहिए दोनों में। तो हम इंग्लिश में भी अनुवाद करके उनको देते हैं। मीटिंग की जो जितनी भी बैठकें होती है ना हमारी, उसका कार्यवृत्त इंग्लिश और हिंदी दोनों में देते हैं वैसे अधिकारी को, ठीक है। काम हमारा रुकता नहीं है। अब मैं होता क्या है कि मानव इतिहास के एक सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 200 वर्षों के अमेरिका में लगभग 1000 भाषाएं लोक व्यवहार से वंचित होने के कारण मिट गई। भाषा जब प्रयोग में नहीं लाया जाए तो क्या होगा? उसके बोलने चालने वाले कम हो जाते हैं, है ना? हेलो, जी समझ सर। रहे हैं? तो भाषा और समाज द्वंद्वात्मक और बहुआयामी होता है। एक भाषा की मौत का मतलब है उसके वक्ता समाज की धरोहर और संस्कृति का खत्म होना, मानव सभ्यता की एक विशिष्ट पहचान का मिट जाना और एक समूचे समाज के नकलची और पिछलग्गू बन जाना। ऐसा समाज गुलाम बनने को अभिशापित होता है। इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भाषा के सवाल को आजादी की लड़ाई से जोड़ा था। उनका मानना था राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा होता है। ये हम लोग हर जगह लिखते भी हैं, जिस कार्यालय में जाइएगा ना, ये पट्टी लगी होती है, लेकिन लोग देखते चले जाते हैं, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा होता है। क्यों भाई? क्योंकि जब भाषा ही नहीं समझ में आएगी तो क्या होगा? बोल ही नहीं पाएगा ना वो, सुन ही नहीं पाएगा। तो दुनिया भर में भाषाएं और बोलियां जिस
तेजी से मिट रही है। अगर यही हाल रहा तो हमारी बहुभाषी तथा बहुलता मूलक दुनिया एक भाषी बनकर विविधता विहीन परंपरा तथा धरोहर से वंचित एक रंगी और उबाऊ हो सकती है। ठीक है, तो भारत में भाषा के साथ समाज के व्यवहार और सरोकार बिल्कुल अलग तरह का रहा है। अब मैं ये बता दूं कि अभी जो हमारा हिंदी सम्मेलन होता है, पता है आप लोग हिंदी सम्मेलन होता है जी सर। कब होता है, कब मनाया सर जाता है? 14 सितंबर को। जी, सितंबर। 14 सितंबर को। पहले क्या था कि हर कार्यालय में हम 14 सितंबर को उद्घाटन करते थे उस समारोह का। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो सरकार है वो क्या करती है कि भारत के किसी भी कोने में किसी भी शहर के एक ही जगह उद्घाटन होता है और भारत के हर कार्यालय से, हर राज्य के कार्यालय से हिंदी अधिकारी और या हिंदी अनुवाद अधिकारी जाते हैं वहां पर। वो सम्मेलन होता है जो यहाँ के भारत के गृह मंत्री है, उन्हीं के पास राजभाषा का भी दायित्व सौंपा हुआ उनको, तो वहां पर उद्घाटन होता है। ठीक है, इसका कारण क्यों है? एक ही जगह केंद्रित करके उद्घाटन करना। 2 दिन का सम्मेलन होता है ये। इसमें यही विचारों का आदान प्रदान होता है, हमारी हिंदी कहाँ तक पहुंची और हमें क्या करना है, कैसे करना है। पहले से सभी कार्यालयों में हिंदी में कार्य हो रहा है, मैं ये आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, बहुत हो रहा है। ठीक है, इसके लिए प्राइज भी दिए जाते हैं। सम्मेलन होता है तो उसमें कई तरह की विचार एक दूसरे को सुनने में आता है। और प्रशासनिक हिंदी जो है, हिंदी प्रशासन के लोगों के लिए एक चुनौती है। इसे सहमत है? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। क्या कठिनाई हो सकती, कोई बताए? सर प्रशासनिक टर्मिनोलॉजी कुछ थोड़ी सी आम बोलचाल से अलग होती है सर। और इसके लिए कुछ शब्दों के लिए स्पेसिफिक वर्ड बनाए गए हैं जी जो वहीं पर यूज होंगे, जी जी। और जो आम बोलचाल में हम यूज नहीं कर पाते हैं उनको। अच्छा, प्रशासनिक पत्राचार का आम जनता को सामना करना पड़ता है? हाँ सर, जैसे नोटिफिकेशन जो निकलते हैं हिंदी में इंग्लिश में, तो सर उसमें भी थोड़ी सी प्रशासनिक तो होती है शब्दावली। गाँव में किसी कार्यालय से जो पत्राचार होते हैं आम जनता के लिए होते हैं, तो कभी कभी कोई इंग्लिश में निकाल दिया तो हिंदी भाषी तो समझ ही नहीं पाएगा। अगर साउथ में चले गए आप और वहां के स्थानीय भाषा में निकाल दिया और इंग्लिश में निकाल दिया, और जिस व्यक्ति को हिंदी ही आती हो और इंग्लिश नहीं आती हो, लोकल भाषा नहीं आती हो, या लोकल भाषा केवल बोलचाल की भाषा जानता हो, पढ़ना नहीं जानता हो, तो दिक्कत तो होगा ही ना। जी सर। तो ये सारी समस्याएं हैं, इसीलिए प्रशासनिक हिंदी को कार्यालयीन हिंदी भी कहा जाता है। क्योंकि कार्यालय से जो पत्राचार होता है वो तो प्रशासनिक तौर पर ही होता है ना, राजकाज करने के लिए होता है ना। जी सर। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये आम लोग कुछ हद तक कठिन हो जाता है कभी कभी और चुनौती बन जाती है। इसका कारण है प्रशासनिक अंग्रेजी के पाठों, मसौदों आदि का हिंदी में हूबहू शब्द दर शब्द, वाक्य दर वाक्य अनुवाद करना है। क्या मैं बोला था पहले, ट्रांसलेशन जैसे हम स्कूल कॉलेजों में करते हैं ना, मैं आम खाता हूं, आई ईट मैंगो, क्या हुआ ये? शब्द से शब्द अनुवाद हो गया ना। तो इसमें क्या है, क्योंकि भाव भी देखना होता है। जब प्रशासनिक पत्राचार होता है उसमें प्रशासन को आम जनता से क्या चाहिए और आम जनता को प्रशासन से क्या चाहिए, और आम जनता उन शब्दों को समझ पाती है कि नहीं। वकील क्यों करना पड़ता है? वकील तो इसीलिए करना पड़ता है कि जो विधिक शब्द है वो आम जनता को समझ में नहीं आती। जज साहब ने वर्डिक्ट सुना दिया और जो सामने प्रतिवादी उसको समझ ही में नहीं आया क्या जज साहब वर्डिक्ट दिए, फांसी की सजा दे दिए, वो तो सोच रहा है कि नहीं नहीं मेरे को तो उम्र कैद दी है। गुलशन निगरा जी सही बोल रहे हैं? हेलो, यही बात है ना, इसलिए तो वकील की जरूरत है हमें, क्योंकि शब्दों का जो प्रयोग है, अनुप्रयोग है, ये
विशिष्ट व्यक्ति को ही पता है, जो उस विषय का जानकार है। तो वैसे ही प्रशासनिक जो पत्राचार है, आम जनता को भी समझ में आनी चाहिए। तो प्रशासनिक जब पत्राचार होता है तो उसमें शब्दों के प्रयोग पर ध्यान देना पड़ता है। ये नहीं कि इंग्लिश से हिंदी में, जो हिंदी में भी काफी कठिन शब्द हैं जो प्रयोग में नहीं है, जो प्रयोग में नहीं है तो कठिन लगते हैं। इस बात से सहमत है आप लोग? जो जो शब्द प्रयोग में आप नहीं लाते हैं वो कठिन है आपके लिए। इंग्लिश आसान लगती है, जी सर। इंग्लिश आसान लगती है ना। इस बात से सहमत है? अभी किसी को मैं बोल देता हूँ कि नहीं जी मैं तो पत्राचार पत्राचार आप हिंदी में करें, अरे सर क्या आपने बोल दिया, ऐसे हिंदी में क्या लिखूं मैं पता है क्या बोलता हूँ इस पर, कि जो आप बोल रहे हैं ना वही लिख दीजिए। क्या इस बात से सहमत है मेरी बातों से? जी सर, जी सर। मैं बोलता हूँ कि जो मेरे से आप बात कर रहे हैं हिंदी में ना, उसी बात को आप हिंदी में लिखना है। अरे सर मात्रा गलत हो जाएगी, ये हो जाएगी, कुछ नहीं होता जी, आप लिख कर दो ना। मुझे तो पहले कार्यालय में उपयुक्त होने वाले शब्दों को चाहिए। आपके लिए एलटीसी लागू करना है कि नहीं करना, वही तो लिखिएगा ना। एलटीसी में क्या लिखिएगा? जी जी। हाँ, तो इन शब्दों को पिरोने के लिए तो हम लोग बैठे हुए हैं ना। प्रशिक्षण क्या है, ट्रेनिंग क्या है? कार्मिकों को, अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है। लेकिन राइट, राइट, आपको, राइट। आपके पास जो आम जनता आ रही है ब्लॉक में कि मुझे जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है जी, आप उसको क्या बोलते? पहले के जो, पहले जब ब्लॉक में, अभी तो सब कंप्यूटराइज हो गए, नहीं पहले क्या होता था, एक एप्लीकेशन प्रिंटेड मिल जाता था हिंदी में, सही है, और उसको पूर्ण रूप से भरकर को जमा करना होता था। फिर भी जनता परेशान थी उसमें, वो भी 2-4 लोगों को अनुरोध करती थी कि भाई मेरा फॉर्म भर दो। ऐसा होता था ना, क्योंकि वो पूरा पेज फॉर्म देख के ही घबरा जाती थी, अरे क्या भरना है, पढ़ी नहीं। लेकिन वो यही सेम सिचुएशन कार्यालय में भी होता है। मैं तो बोलता हूँ लिखो ना, आपको क्या चाहिए? कार्यालय में किसी अधिकारी या कर्मचारी को क्या चाहिए, या किसी अधिकारी को क्या आदेश देना है अपने कार्यालय, अपने अधीन अनुभागों को, वही चीज तो लिखेगा ना वो। लेकिन होता क्या है, प्रयोग में जब लाता है ना तो बोलता नहीं यार, पता नहीं मीनिंग कहीं गलत तो नहीं निकल जाएगा। हम मैं बोलता हूँ तुम इंग्लिश में लिख कर दो, मैं हिंदी अनुवाद करता हूँ, फिर तुम्हारे साथ बात करूंगा मैं कैसे क्या होता है इसमें। हो जाता है। जब फ्री देते हैं ना किसी को, वो अभी सब सभी लोग कर रहे हैं। और एक बात और पूछना था सर, ये जी, कौन सा अनुवाद ज्यादा थोड़ा सा टफ लगता है, जैसे हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी? आपको ऐसा क्यों लगा? सर जैसे मैं इंग्लिश से हिंदी करता हूँ ना, तो थोड़ी सी जी, समस्या आती है। इंग्लिश से हिंदी करने में समस्या आती है, हाँ जी सर। और हिंदी से इंग्लिश करने में? हाँ सर, इतना थोड़ा सा सही लगता है, अच्छा लगता है उसमें। देखिए, कुल मिलाकर यह है कि आपके पास शब्द संग्रह कैसा है, वर्ड मीनिंग्स। अच्छा। बात समझ रहे मेरी? वाक्य का तो हाँ प्रयोग जी। कर नहीं ले रहे हैं ना आप। टफ क्यों लगता है जब किसी के शब्द नहीं, शब्दों के अर्थ नहीं पता होंगे, हिंदी से इंग्लिश वाला, इंग्लिश से हिंदी वाला। लेकिन प्रशासनिक में क्या है कि हमारे पास जो तकनीकी एवं वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग है, ठीक है ना, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये शब्दावली तैयार करता है, शब्दकोश तैयार करता है। वो शब्द क्या परिभाषित है कि इस शब्द के यही मीनिंग लिखने हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर, जी सर। तो उसमें क्या होता है कि आपको सुविधा हो जाती है। जब आप वहां पर आप ये हो जाते हैं कि भाई ये प्रशासनिक, चलो इसका शब्दावली शब्दकोश देखता हूँ कि एक शब्द की कितने मीनिंग है? अब एक एजेंट वर्ड है, एलार्म वर्ड है।
अलार्म होता है ना? हाँ जी हेलो, अलार्म का मतलब क्या होता है? हिंदी में क्या लिखेंगे आप, ये बताइए मेरे को। सर, घंटी। घंटी, ठीक है। ये क्या है? सर ये एक तरह से अनुवाद ही कर दिया मैंने वर्ड टू वर्ड। हाँ, ठीक है, ठीक है, ये भी अच्छा है। चेतावनी भी कार्य। होगी ना सर, अलार्म। और बताइए। सर कंपन, कंपन क्या? अलार्म का कंपन। कंपन भी चलो स्वीकार्य है। सर चेतावनी भी हो जाएगी, चेतावनी। ये चेतावनी, ठीक है। और सर रिकॉल नहीं कर पा रहे। और कोशिश कीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब अनुवाद कर लिए तो और एक दो बार पढ़िए तो और दो शब्द मिल गए। और मान लीजिए आपने घंटी, चेतावनी और क्या था, कंपन, ये तीनों शब्द नहीं मिले तो क्या अनुवाद नहीं कर पाएंगे आप? जी सर कर पाएंगे। नहीं अर्थ पता तो अलार्म भी लिख दो ना देवनागरी में, क्या दिक्कत है? सहमत है या नहीं है? अलार्म जी लिखा सर। जा सकता है कि नहीं हिंदी में? हाँ जी सर। यही है प्रशासनिक अनुवाद। जी सर। घबराना नहीं है, बात समझ रहे हैं ना? कंपन जो विज्ञान की दृष्टि से अगर विज्ञान विषय के रूप में कोई अनुवाद होता है तो वहां कंपन का प्रयोग हो सकता है अलार्म की जगह पर। किसने बताया अलार्म? ये कंपन किसने बोला था? सर मैंने ही बोला था कंपन। हाँ, तो मेरी बात समझ में आ गई ना? विज्ञान की दृष्टि से कहीं अनुवाद हो रहा है तो कंपन तो वहीं पर प्रयोग होगा ना। जी सर। और चेतावनी क्या होता है? फायर अलार्म, जो चेतावनी बोला है, फायर अलार्म। अलार्म। तो फायर अलार्म जो लगा हुआ वहां क्या है? चेतावनी भी तो लिखा होगा ना कुछ। जी सर। ये देखिए प्रयोग, देखिए कहां कहां पर क्या है, ठीक है। और जो शब्दकोश में दिया हुआ, प्रशासनिक शब्दकोश में दिया हुआ है, उसका मीनिंग दिया हुआ है, बता रहा हूं आपको। आपद संकेत, ठीक है, आपद संकेत। और दूसरा लिखा हुआ है अलार्म। अब ये बताओ क्या बोलते हैं, आपदा के समय में आपद संकेत बजाना है। कैसा लग रहा है मेरे बोलने से? सर जम नहीं रहा है थोड़ा सा। जटिल लग रहा है नहीं है सर ना? थोड़ा। लेकिन मैं बोलूं कि आपदा के समय में अलार्म बजाना है। अरे फिट सा लग रहा है, यूज टू वाला। समझ रहे हैं ना? ये शब्दों का प्रयोग है, अनुप्रयोग है। आप ही अपने अनुवाद करो, दो बार पढ़िए ना, दो शब्द नया लिख देंगे उसी में। क्योंकि जब अनुवाद आप कर रहे थे तो आपको जो दिमाग में जो शब्द आया वो आपने लिख दिया, लेकिन जब आपने दोबारा उसका पुनरीक्षण किया, खुद ही अपने अनुवाद को जब वेटिंग किया, तो आपको नया शब्द मिल गया। अरे यार ये बड़ा सूट बन रहा है इस पर। मीनिंग दोनों का सेम है, सेम है, लेकिन जो मैंने लास्ट में बोला, जो अंतिम में अनुवाद करके दिया, वो आपको समझ में आ गया। किसको? अगले व्यक्ति को, जिसके पास अनुवाद जाना था, उसको समझ में आ गया कि मैं कहना क्या चाहता हूं। लेकिन मैं बोलूं कि आपदा के समय में आपद संकेत में बजाना है, तो कहां खोजता रहेगा वो? क्योंकि ये प्रयोग में नहीं है। सहमत है? जी जी सर। सर। तो ये है शब्दकोश की, मैंने जो मैं शब्दकोश का जो चर्चा की मैंने, यही है कि इसमें शब्दों को बताया हुआ है कि इसका क्या अर्थ कहां पर लिखना है, और ये स्वीकार्य है, स्वीकार्य किए गए हैं। आप यदि भाषाविद हैं, आप यदि भाषाविद हैं और आपको भाषा के बारे में अधिक पकड़ है, तो आप बोले कि नहीं जी, अलार्म के अलावा ये दो शब्द आपने बताया था ना, अलार्म का हिंदी में अर्थ बताया था कि आपदा संकेत और अलार्म। मैं तीसरा भी बताता हूं,
सर एक संतरास भी है सर, संतरास। जी, संतरास सर, संतरास। क्या है ये? प्रयोग करके बताए वाक्य में, थोड़ा सा मेरे को हिंदी में ही प्रयोग करें। नहीं सर, ये पसने की मतलब शब्दावली से मैं बता रहा हूँ। संतरास मतलब अलार्म का अर्थ है। अच्छा, उसको लिखिए, चैट में लिखिए, तो चैट में लिख के देखिए, चैट में लिख के देखिए, मैं देखूंगा इसको भी। अब देखिए, मैंने ये नया शब्द मेरे को लग रहा है, मैंने इनके स्वीकार किया इस चीज को, ठीक है ना। शब्दों का प्रयोग अनुप्रयोग इन हो सकता है, ये शब्द इनके पास आए हैं, मेरे पास नहीं आए। तो हमेशा शब्दों की जो है ना R&D चलती रहती है। क्या चलती है? R&D चलती है। रह गई बात कि आपने क्वेश्चन किया था रंजन चौधरी जी कि हिंदी से इंग्लिश आसान है या इंग्लिश से हिंदी आसान है, यही था ना रंजन जी? हैं आप? सर। आपका क्वेश्चन यही था ना कि जी सर। हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद आसान है या अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद आसान है? जी सर, यही क्वेश्चन था। दोनों ही आसान है। भाषा पर पकड़ होनी चाहिए बस। पकड़ होनी चाहिए। पहली बात है, अनुवाद देखकर घबराना नहीं है। क्या है? आपके ऊपर कोई हावी नहीं हो सकता। मैंने बताया ना, उस व्यक्ति से पूछ दीजिए कि जितना आपने समय लिया है ना अंग्रेजी से, अंग्रेजी बनाने में, तो मैं तो थोड़ा सा आपसे अधिक समय लूंगा ही लूंगा, क्योंकि मुझे आपके दिमाग में बैठ कर देखना है कि आप कहना क्या चाहते हैं। और अगर किया तो मुझे आपको बुलाकर पूछना पड़ेगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। ठीक है? हेलो, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, आवाज आ रही है? सहमत है आप लोग की नहीं? जी सर, जी सर। तो देखिए, राजभाषा नियम के अंतर्गत जो है ना, बहुत सारी चीजें चेंजेज हुई समय दर समय। पहले के जो ये गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम साहब, पता ही है आपको, कहाँ से बिलोंग करते हो? थार से देगा। तमिलनाडु से। पी चिदम्बरम साहब तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो सूरत में हम लोग गए थे अधिवेशन में, तो वहां पर बात उठी कि जब पहले के गृह मंत्री थे और राजभाषा विभाग उनके पास था, तो हिंदी का प्रयोग कैसा रहा होगा, हिंदी हमारी कैसी चली होगी। बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि अगले को जब इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा उस भाषा के बारे में, तो भाषा कैसे बढ़ेगी भाई? तो ये सिचुएशन सरकार के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हिंदी भाषा कैसे बढ़ेगी। अभी बहुत ही वैकेंसी आ रही है, आप लोग देख भी रहे होंगे, पहले इतनी वैकेंसी नहीं आती थी। कोई देख रहा है हिंदी ऑफिशियल, हिंदी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी? जी सर। और आप लोग एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर एक भी वैकेंसी है वो भी भरना है। पहले क्या नौकरी चाहिए ना, हाँ सर। पहले नौकरी चाहिए, बाद में चॉइसेस है। बाद में चॉइस क्या होता है कि अपने शहर में, अपने घर के पास कोई कार्यालय में नौकरी मिल जाए, यही है ना। तो पहले जो भी नौकरी मिल रही, जहां भी मिल रही, इंडिया के किसी भी कोने में, भारत के किसी भी संस्थान में, कहीं पर अप्लाई जरूर कीजिए आप। ठीक है? और मैं 1 मिनट में देखता हूँ शेयर कर पाता हूँ नहीं पीपीटी। चलिए मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत आ रही है इसमें?
तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ वर्षों में प्रशासनिक हिंदी को सरल और सहज बनाने की मांग व्यापक और तेज हुई है। जन आकांक्षों के उभार के दौर में शासन के कार्यकलाप से लोग वाकिफ हो, इसके लिए जरूरी है कि प्रशासन और आम जन की भाषा एक हो। भारत में यह कार्य सरल हिंदी के माध्यम से ही हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास और प्रसार का जिम्मा संघ सरकार को सौंपा गया है। संघ सरकार के मतलब क्या है यहाँ पर? यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। जी, सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार। इसके लिए संस्कृत समेत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचलित शब्दों को हिंदी में अपनाने पर जोर दिया गया है, जिसकी मैं बातें कर रहा था अभी। कितनी भाषाएं शामिल है हमारे संविधान में? 22 सर। 22 भाषा है। जी जी। अभी तो हम केवल हिंदी और अंग्रेजी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? जो हमारी 22 भाषाएं हैं, ये आपस में जब शब्दों का आदान प्रदान हो जाएगा तो शब्द संग्रह बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और हिंदी हमारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हिंदी का विकास तो तभी होगा जब हर राज्य के कोने में, हर गांव में, हर छोटे से कस्बे में हमारे हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ेगा, हमारे शब्द मिलेंगे वहां पर, वहां उनके शब्दों को हम अंगीकार करेंगे, है ना? और वहां की जो भारत की सांस्कृतिक संस्कृति के समस्त तत्वों के व्यक्ति का माध्यम भी बनेगा वो। हिंदी में संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं शब्दों के चलन के लिए जरूरी कार्रवाई करने, शब्द संकलन करने और उनका व्यवहार करने, शब्दावली तैयार करने आदि कार्यों के वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग मानव संसाधन विकास मंत्रालय गठित किया गया है। और ये बुक जो है ना, जो शब्दावली जो बना कर देती है ये आयोग, इतनी सस्ती है, 20 रुपये दाम है इसका, ठीक है? लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी संसदीय समिति बोलती है कि सभी कार्मिकों के पास ये शब्दावली होना चाहिए, सभी अधिकारियों के पास ये शब्दावली होनी चाहिए, तो हमारा कार्यालय सभी की जो केंद्रीय कार्यालय है इसको खरीद कर और सभी कार्मिकों को देते हैं। कल ये ना बोले कि सर मैंने भी खरीदी थी। अच्छा, आपने भी खरीदी है, ठीक है, बहुत अच्छा है। और ये प्रचार देखिए, जब प्रयोग में लाते हैं तो प्रचार भी होता है ना इसका। इसकी सॉफ्ट कॉपी भी है किसी के पास? नहीं सर। यस सर। जी आशीष जी, है सर। है आपके पास? ठीक है, जिसके पास नहीं हो मैं दे दूंगा उसको आपको, ठीक है? मैडम को भेज दूं, मैडम, ठीक है ना? देखिए, मैं थोड़ा सा आईटी स्किल का यूज करना चाहता हूँ। अनुवाद जो है ना आईटी स्किल के साथ ही थोड़ा सा और तीव्र गति से होता है। कभी कभी क्या होता है, किताब जो है ना टेबल पर सामने रखी हुई है, पलटने में आलस सा हो जाता है ना, लेकिन जब कीबोर्ड साथ में होता है तो शब्दावली खोलिए, कंट्रोल F और R करते रहिए, सब मिलते हैं, है ना? तो ये आसान हो जाता है सॉफ्ट कॉपी जब हमारे पास रहती है। किंतु व्यवहार में हिंदी भाषा का जो प्रयोग है और प्रसार सुनिश्चित करने का कार्यभार गृह मंत्रालय के अंदर राजभाषा विभाग को दिया गया है। विभाग का यह कार्य अपने अधीनस्थ कार्यालयों यथा केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का नाम सुना है आप लोगों ने? जी सर, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो क्या कार्य करता है ये? प्रशासनिक शब्दावली क्या काम करता है सर? हर किसी फील्ड की टर्मिनोलॉजी को अलग अलग करके बनाता है सर। जी नहीं, प्रशासनिक शब्दावली ये नहीं बनाता। मैं वही तो अभी आपको बताया तो मैंने कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग बनाता है ये शब्दावली। CSTT वाली वेबसाइट है सर, वो CSTT वो बनाता है शब्दावली। क्या बनाता है? कमीशन ऑफ साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी वो बनाते हैं सर शब्दावली। जी जी, वही उसी का नाम है हिंदी में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, RK पुरम में है ये। केंद्रीय जो अनुवाद ब्यूरो है उसका काम करना है अनुवाद का। कभी कभी क्या होता है, जो हमारे पास प्रशासनिक अनुवाद इतने अधिक हो जाते हैं या हमारे किसी कार्यालय में अनुवाद अधिकारी नहीं है, हिंदी अधिकारी नहीं है, तो अनुवाद कैसे होगा वहां के कार्यालय का? प्रशासन कैसे चलेगा? जन जन के पास जो प्रशासन का जो आदेश है वो कैसे पहुंचेगा? जनता के पास पहुंचनी चाहिए ना। तो जहां पर अनुवाद अधिकारी नहीं है, जहां पर हिंदी अधिकारी नहीं है, वहां पर उन विषयों को, उन पत्रों को केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के पास भेजा जाता है, जो अनुवाद करके वो पूरा वापस कर देता है।
फिर वो कार्यालय प्रयोग में लाता है। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। कोई रिस्पॉन्स नहीं? आशीष जी, आशीष जी, यस सर, समझ में आ गया। समझ में आई ना केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का काम क्या है? जी जी, एक मिनट सर। आवाज आ रही है? यस सर। गुलशन जी क्या बोल रहे हैं? जी जी, अभी ठीक हो गया ना? और नेटवर्क इशू आ रहा है? बताएं बताएं। अच्छा तो बता दिया करें ना। मैंने अभी नेटवर्क चेंज किया, ठीक है। तो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का काम है कि विभिन्न विभागों से जो भी अनुवाद के लिए सामग्री मिलती है अनुवाद करता है, फिर वापस कर देता है, ठीक है। इसीलिए जो अनुवाद में अनुवादक की जो वैकेंसी अधिक आती है, जो रिक्तियां आती है, वो कहाँ पर आती है? केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के लिए अधिक आती है। जो भी आप देखेंगे ना एसएससी के साइट पर टेंटेटिव वैकेंसी निकलता है, देखे हैं आप लोग कभी किसी ने? जी सर। हाँ जी सर। हाँ, तो सबसे अधिक जो वैकेंसी होती है ना जेएसटी की, जो ऑफिसर की, वो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की होती है, ठीक है। और एक है केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान। ये संस्थान क्या करता है कि प्रशासन में जो प्रशासनिक जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको प्रशिक्षण देने का कार्य करता है, ठीक है। वो अनुवाद भी सिखाता है, कंप्यूटर भी सिखाता है कि कंप्यूटर पे हिंदी में काम कैसे करें। क्या कंप्यूटर पे हिंदी में काम करने के लिए टाइपिंग सीखना अनिवार्य है सभी को? वॉइस टाइपिंग हर जगह समाधान नहीं है सर। कहीं पर टाइपिंग आपको कीबोर्ड पर कमांड भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको इंग्लिश टाइपिंग आती है तो क्या आप हिंदी टंकन नहीं कर पाएंगे? जी सर, कर लेंगे। जी जी, अच्छा। अभी आपने यूनिकोड फॉन्ट का नाम सुना है? जी सर। तो यूनिकोड फॉन्ट जो है, पहले क्या था कि अलग अलग सारे फॉन्ट्स थे, ठीक है ना। तभी यूनिकोड फॉन्ट जो है केंद्रीय कार्यालयों में और जो भी स्टेट गवर्नमेंट कार्यालय हैं वहां पर सभी कंप्यूटरों में यूनिकोड अपलोड कर दिए गए हैं, ठीक है ना। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है कि आप जब हिंदी में चूज कर लीजिए, गूगल इनपुट है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिक इनपुट है, ऐसा है जो फॉन्ट चूज कीजिए, और जब भी आप टाइप करते हैं तो अंग्रेजी में टाइप करेंगे और फॉन्ट चूज कर लिया आपने यूनिकोड अगर, तो हिंदी में टाइप होता रहेगा वो। मेरी बात समझ में आ रही है? समझ गए आप लोग? जब आपने यूनिकोड आपके सिस्टम में अपलोडेड है और आप इंग्लिश टाइपिंग जानते हैं और इंग्लिश में जब टाइप करेंगे तो हिंदी में टाइप होता रहेगा। पहले क्या होता था कि आपके पास कोई कृतिदेव है, आपने कृतिदेव में टाइप कर लिया और मेरे पास कृतिदेव मेरे कंप्यूटर में नहीं है, तो आपका जो अनुवाद आएगा, सॉरी, आपका जो पत्र आएगा मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, ईमेल जो आएगा मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि आपने कृतिदेव में टाइप किया है ना हिंदी में, और मेरे पास कृतिदेव नहीं है।
तो इन्हीं समस्याओं का जो समाधान है यूनिकोड के द्वारा किया गया है। और अभी सभी जो केंद्रीय कार्यालय है यूनिकोड का यूज करते हैं, ताकि हमारा जो हिंदी में जो भी ये है पत्र है वो सभी पढ़ लेते हैं। ईमेल जब भी हम करते हैं सभी एक दूसरे को पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो एक तो हो गया केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, जो हमें प्रशिक्षण देता है, टाइपिंग, स्टेनोग्राफी, हिंदी स्टेनोग्राफी भी सिखाता है। ये कोई क्लर्क है वो बोलता है कि मुझे जो आशुलिपिक सीखना है, तो आशुलिपिक सीख सकता है, वो जाके यहाँ से कार्यालय छोड़ देता है, ठीक है। और ओवरऑल क्या है कि एक नराकाश है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, वो भी कभी कभी प्रशिक्षण दिलवाता है। कैसे? हर राज्य के जो जिले हैं वहां पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की समिति है, गठित समिति होती है। इसके अंतर्गत सभी केंद्रीय जो कार्यालय है वहां के नगर के आते हैं, ठीक है। इसकी छमाही बैठक होती है, साल में 2 बार बैठक होती है इसकी, ठीक है। ये देखिए, इसके बारे में बताने का मेन कारण है प्रशासनिक अनुवाद। देखिए जितनी बातें हुई, मैं आपको लग रहा है कि कहाँ केंद्रीय संस्थान चले गए, ये सारे प्रशासनिक अनुवाद में ही ये आते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये संस्था के बारे में समझ में आ गया। अब चलते हैं थोड़ा सा भाषा प्रयोग, जो अनुवाद में हम भाषा का जो प्रयोग करते हैं वो सरल होनी चाहिए। कुल मिला के यही है ना, आपने अगर कठिन शब्दों का प्रयोग कर दिया तो अगले को समझ में नहीं आएगा। आपदा संकेत, सही है, और आपने अलार्म लिख दिया, उसको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, अरे अलार्म है ना। तो बोलचाल में प्रयोग में जो भाषा समझ में आ रही है वैसे ही लिख दे, देवनागरी में स्वीकार्य है। कोई नहीं बोलेगा यार इंग्लिश के हिंदी में ऐसे क्यों लिख दिया, आ गया है, प्रशासन ने परमिशन दे दिया आपको, लिखिए आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन क्या होता है, मतलब हिंदी में इसका? अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, आवेदन, पत्र, अनुप्रयोग, एक एक करके। प्रतीक जी क्या बोले? अनुप्रयोग सर। ठीक है, ये अनुप्रयोग कहां पाया, किसके साथ आया? आपको अनुप्रयोग लिखना है, कैसा लग रहा है? आपको पत्र लिखना है, ये पत्र किसके लिए आया? एप्लीकेशन के लिए आया। अनुप्रयोग क्या है? अप्लाई, एप्लीकेशन, स्पेसिफिक एरियाज, यही है ना। एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, यही है ना। प्रतीक जी यही कहना चाहते हैं ना आप? हाँ जी सर। मीनिंग बदल गया ना, विषय के साथ शब्द का अर्थ बदल गया, उसका प्रयोग और अनुप्रयोग दोनों बदल गया, है कि नहीं? हाँ सर। तो यही है प्रशासनिक अनुवाद। हर चीज में, हर चीज को, हर शब्द को अर्थ अलग अलग बताया गया है, उसको आपको प्रयोग में लाना है, ठीक है। तो भाषा प्रयोग में सरलता तो सहजता का मामला पूरी तरह से व्यक्ति के भाषा ज्ञान पर निर्भर करता है। सही है बात। इस कार्य के लिए कोई सर्व स्वीकृत मानदंड नहीं है, कोई आपको बाध्य नहीं करेगा आपको यही शब्द लिखना है। आपको प्रशासनिक आदेश को समझाना है अगले को, किसको? अगले अधिकारी, अगले कर्मचारी, अगले कार्यालय को। आपका अगर उच्च कार्यालय है तो आपके निम्न कार्यालय में आपका आदेश जाएगा ना, तो निम्न कार्यालय में शब्द को, प्रशासनिक पत्र को, उसके आदेश को समझना है, तो कठिन से कठिन शब्द यूज नहीं करना, सरल भाषा में। और सरल भाषा क्या है? आम बोलचाल की भाषा, जो वहां की स्थानीय भाषा है वो कार्य करेगी, ठीक है ना। भाषा के परिचित शब्द सरल और सहज लगते हैं तो अपरिचित शब्द कठिन।
फिर कठिन और सरल का आ गया ना यहाँ पर। जो प्रयोग में नहीं है वो कठिन तो लगेगा ही ना। बार बार नजर आने व सुने जाने से कठिन और दुर्बोध लगने वाले शब्द भी जाने पहचाने लगते हैं, किंतु हिंदी भाषा की विशाल वक्ता समाज की विविधता और शब्द, मुहावरे, शैली और शिल्प जैसे भाषागत व्यवहार के मद्देनजर यह समझना बड़ा जरूरी है कि हिंदी सरल और सहज भाव की भाषा है। कृत्रिम और जटिल विन्यास से हिंदी की अभिव्यक्ति अगम और हास्यास्पद हो जाती है। कृत्रिम और जटिल विन्यास क्या है? संधि विच्छेद, संधि पढ़ा है आप लोगों ने हिंदी व्याकरण में? यस सर। आशीष जी? यस सर, पढ़ा है संधि विच्छेद। हाँ, तो जब आप संधि विच्छेद करते हैं, संधि का प्रयोग करते हैं ना, तो कभी कभी दो शब्दों को जोड़कर लिख देते हैं तो अगले को तो समझ में नहीं आता कहना क्या चाहता है। अनुमोदन के लिए साधक प्रस्तुत है। शब्द देखिए, सक्षम प्राधिकारी के पास आप भेज रहे हैं जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का शब्दार्थ बताएं कोई, हिंदी में क्या लिखते हैं? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सक्षम अधिकारी सर, आपने कहा अभी। सक्षम अधिकारी कहा, लेकिन जब लिखित में लिखते हैं तो सक्षम प्राधिकारी होता है। क्या होता है? सक्षम प्राधिकारी। प्राधिकारी, ठीक है। ये कहां पर लिखा हुआ है आपके? अथॉरिटी के साथ कभी भी आता है। अथॉरिटी का मतलब अगर संस्था है तो प्राधिकरण, और ऑफिसर है व्यक्तिगत रूप से अगर यूज करना है अधिकारी के लिए तो क्या होता है? प्राधिकारी, है ना। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या हो गया वो? जयपुर विकास प्राधिकरण जी। और जो कंप्यूटेंट अथॉरिटी है वो क्या हो गया? प्राधिकारी, ठीक है। तो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ साधक प्रस्तुत है। अनुमोदन हेतु साधक प्रस्तुत है, अनुमोदनार्थ लिख दिया, अनुमोदन अर्थ साथ में संधि विच्छेद किया। तो कभी भी डिफिकल्ट वर्ड, दो वर्ड शब्द को जोड़ कर लिखे नहीं, ताकि उस अगले को समझ में नहीं आता। कुछ लगता है ना सक्षम प्राधिकारी को, जो सीनियर अथॉरिटी, हाई अथॉरिटी है, यार मुझे लग रहा है घेर रहा है ये, कहीं पर फंसा देगा ये, है ना। तो शब्दों के प्रयोग अनुप्रयोग सरल होना चाहिए। सीधे लिख दिया सक्षम प्राधिकारी का अवलोकन हेतु साधक प्रस्तुत है, सक्षम अधिकारी के अनुमोदन हेतु साधक प्रस्तुत है। हम लोग इंग्लिश में खूब प्लीज बोलते हैं ना, काइंडली बोलते हैं कि नहीं बोलते? आपको बोलिए गुलशन जी, प्रतीक, आशीष। जी सर। बोलते हैं ना प्लीज, काइंडली डू दिस, प्लीज हेल्प मी। बड़ा आसान से बोल देते हैं, दिल में दर्द भी नहीं होता कि क्यों यार प्लीज बार बार बोल रहे हैं, प्लीज क्यों बोल रहे हैं, काइंडली क्यों यूज कर रहे हैं। लेकिन हिंदी में अगर आप लिखेंगे ना कि सादर प्रस्तुत है, तो आपका ईगो हर्ट कर जाता है। सही बात है। हिंदी में आपने कितनी बार किसी को बोला क्षमा करें, और सॉरी आपने हर बार बोल दिया, जितनी बार मन किया उतनी बार बोल दिया, कोई दर्द नहीं, छोड़ो यार, सॉरी चल प्रचलन हो गया, कुछ नहीं है ना। तो हिंदी में जो भाषा है ना, प्रयोग में लाइए, बहुत आसान लगी, बहुत सरल भाषा है हमारी। शब्दों का प्रयोग कीजिए उसमें, सभी एक दूसरे को स्वीकार्य है, कोई मना नहीं करेगा आपको, ठीक है। हिंदी भाषा के विशाल वक्ता समाज की विविधता और शब्द, मुहावरे, शैली और शिल्प जैसे भाषा के व्यवहार के मद्देनजर ये समझना बड़ा जरूरी है कि हिंदी सरल और सहज भाव की भाषा है। कृत्रिम और जटिल विन्यास से हिंदी के व्यक्ति अगम और हास्यास्पद हो जाती है। तो इसलिए हमें कृत्रिम और जटिल भाषा और शब्द का प्रयोग करने से बचना चाहिए। आपको सहमत है आप लोग? गुलशन जी सहमत है ना? हाँ, तो
राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के निर्देश से, निर्देश एक वर्ड है यहाँ पर, निर्देश, डायरेक्टेड बाय, डायरेक्टेड by official department of Ministry of Home Affairs, directed by, I am directed to say that। जब आप मेमो ऑर्डर्स पढ़ेंगे ना कभी किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो सेक्रेटरी क्या लिखते हैं, नीचे जो सेक्रेटरी साइन करता है वो लिखता है ऊपर, आई एम डायरेक्टेड टू से दैट, आई एम डायरेक्टेड टू पास दिस इंस्ट्रक्शन ऑन बिहाफ ऑफ, मतलब निर्देश, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, क्या है, निर्देश, निर्देश नहीं, इंस्ट्रक्शन किसने बोला था, गुलशन जी? निर्देश, निर्देश, मैं निर्देश नहीं बोल रहा हूं, मैं निर्देश बोल रहा हूं। निर्देश और निर्देश में दोनों में अंतर है, इसलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूं इसको, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन रिसीव होता है यू, और सेल्फ में इंस्ट्रक्शन दिया भी जाता है, आई एम इंस्ट्रक्टिंग यू टू डू दिस, इंस्ट्रक्शन हैज बीन रिसीव्ड बाय द ऑफिस ऑफ सो एंड सो, ठीक है। निर्देश मतलब किसी दूसरे ने आपको आदेश दिया है कि आप ये आदेश लाए, समझ रहे हैं ना, इसलिए वहां निर्देश होता है। तो जो राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय, उसके निर्देश से केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा एक सरल प्रशासनिक शब्दावली को भी सरलीकरण की दिशा में एक लघु प्रयास माना जा रहा है। उसने एक सरल प्रशासनिक शब्दावली भी तैयार किया है। ये कैसे तैयार किया इसने? जब अनुवाद कार्य सभी का कर रहा है तो नए नए शब्द इसको मिल रहे हैं, ठीक है, R&D कर रहा है, प्रयोग में ला रहा है, कौन से शब्द यहाँ प्रयोग में उचित हुए तो तुरंत वो मीनिंग लिख देता है कि अलार्म भी लिख सकते हैं और आपदा संकेत भी लिख सकते हैं। और आपदा संकेत कहाँ यूज होगा? फायर वाला, जो अग्निशमन विभाग से जहां पर मैटर होगा वहां पर यूज होगा, जो आपदा से संबंधित जो विषय होगा जहां पर, वहां पर यूज हो सकता है। मेरी बात समझ में आती है? दोनों में अंतर अलार्म में? यस सर। ठीक है ना। तो ये आजकल हमारे जो ब्यूरो है अनुवाद ब्यूरो, ये तैयार किया है प्रशासनिक भाषा का सरलीकरण से शब्दकोश भी है, जिसमें करीब 5500 के लगभग शब्द है, 5500, ठीक है। और इस शब्दावली में प्रशासन में प्रयोग होने वाले अंग्रेजी शब्दों के लिए मानक हिंदी शब्द तथा लोक जीवन में प्रचलित सरल हिंदी पर्याय भी दिए गए हैं। अंग्रेजी शब्द का मानक शब्द, ठीक है ना, वो तो है ही है, और जो लोक जीवन में प्रचलित सरल हिंदी शब्द है वो भी दिया हुआ है। क्योंकि स्थानीय भाषा में हम कुछ बोलते हैं, आप कुछ बोलते हैं, प्रयोग में तो उस स्थानीय रूप में यूज हो रही है ना वो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कभी भी अनुवाद करते हुए प्रशासन का अनुवाद, प्रशासनिक जब मटेरियल जब आता है तो अनुवाद हम लोग करते हैं तो पहले एक बार ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा पढ़ जाते हैं, समझ रहे हैं? पढ़ने से क्या पता चलता है? सबसे पहले क्या जानकारी होती है अनुवादक को या हिंदी अधिकारी को? कोई अनुवाद करने के लिए विषय आया है आपके पास, तो आप क्या करेंगे? पढ़ेंगे ना पहले उसको। जब आप पढ़ते हैं उस पूरे पाठ को या लेसन को या चैप्टर को या जो भी पत्र आ रहा है, जो मेमो आ रहा है, तो आपको पता चलता है कि किस विषय के बारे में है। लीगल मटेरियल है या टेक्निकल मटेरियल है? टेक्निकल मटेरियल है तो किस विषय पर है? इंजीनियरिंग से है तो क्या सिविल इंजीनियरिंग से अधिक मायने रखता है इसका विषय या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अधिक मायने रखता है? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? गुलशन जी, मैं जो अभी
विषय वस्तु का ज्ञान तो होगा तभी, जब आप उसको पूरा पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस विषय से संबंधित है। तो आप उसको बार बार पढ़ें, इसके बाद उसको ये करें कि अच्छा ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, सिविल से है। इंजीनियरिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभियंता सर। इंजीनियरिंग सब अभियंता अभियंता। अभियंता वो तो इंजीनियर का हो गया ना अभियंता। इंजीनियरिंग को क्या बोलते हैं? अभियांत्रिकी। अभियांत्रिकी। सही हूं मैं? अभियांत्रिकी, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिकल को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, विद्युत अभियंता। अब मैं ये विषय को आपको बस क्यों छेड़ा इंजीनियरिंग वाला क्यों चर्चा कर रहा हूं, इसलिए कि हमारे पास टेंडर के अनुवाद आते हैं। जो टेंडरिंग निकलता है ना इनका, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, इसका अनुवाद करने के लिए आता है हमारे पास। वो इंग्लिश अनुवाद अपलोड कर देते हैं, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद भी करना जरूरी है। क्यों, कोई बताएगा? धारा 3(3) के अंतर्गत सर ऐसे दस्तावेज दोनों भाषा में होने चाहिए। धारा 3(3) क्या है? सर इतना आइडिया नहीं, बट मैंने सुना था। जी जी बिल्कुल सही बोला आपने। 14 दस्तावेज होते हैं, तो उनको जी, हिंदी जी। और इंग्लिश में दोनों में होने चाहिए। जी जी बिल्कुल सही बोला आपने। ये ये भी ये क्या प्रशासनिक अनुवाद में आता है? सर इसका आइडिया नहीं थोड़ा। धारा 3(3) के दस्तावेज प्रशासनिक अनुवाद में आते हैं कि नहीं आते हैं? सर आते होंगे। आते हैं, आते होंगे नहीं। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 की उपधारा 3 में दिए गए 14 दस्तावेजों के लिए हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाएं प्रयोग में लाई जाएंगी। क्रिया देखिए, लाई जाएंगी दोनों भाषाएं, यानी जो ये दस्तावेज है दोनों भाषाओं में तैयार किए जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश। अधिस कौन कौन सी है वो दस्तावेज, कौन कौन से हैं? एक तो टेंडर हो गया, और बताएं। नोटिफिकेशन हो गया, जैसे कोई हाँ, विज्ञापन। हिंदी में क्या बोलते हैं? विज्ञापन। अधिसूचनाएं, संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, प्रशासनिक रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियां, संविदा, करार, लाइसेंस, परमिट, निविदा सूचना, निविदा फॉर्म, और संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक रिपोर्ट। संसद के किसी सदनों में प्रस्तुत किए जाने वाले सरकारी कागजात। जब पार्लियामेंट चलती है, ठीक है ना, संसद जब चलती है तो क्या होता है पता है? प्रश्न पूछे जाते हैं ना मंत्रियों से, तो वो प्रश्न कभी कभी किसी मंत्रालय से या किसी विभाग से संबंधित तो मंत्री क्या करता है, उस शब्दों उन प्रश्नों को उस कार्यालय को भेजता है कि भाई इसका उत्तर भेजो जल्दी से, ये संसद में जवाब मांगा गया है। ठीक है, फिर हम लोग उस प्रश्न का उत्तर बनाते हैं और भेजते हैं। तो क्या इंग्लिश में भेज देंगे? कोई बोले कि किस में भेजना है? सर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही जाएगा वो। वहां तो ऑनलाइन नहीं करना, वहां बुला लेते हैं संसद भवन वाले, पार्लियामेंट खड़ा कर देते हैं आजकल, है ना। तो ये जितने सदनों में प्रस्तुत किए जाने सरकारी कागजात हैं, ये दस्तावेज जो मैंने पढ़ा 14 तरह के, ये धारा 3(3) के अंदर आते हैं। और राजभाषा अधिनियम किसके? 1963 की धारा 3 की उपधारा 3, ठीक है।
तो ये सारे प्रशासनिक दस्तावेज हैं, प्रशासनिक अनुवाद किए जाते हैं इसमें, ठीक है। जो पत्र है छोटे होते हैं। कोई एक पत्र है, एक चीज बताइए, किसी एक व्यक्ति को इशू करना है जिसको हिंदी आती है, ठीक है ना, तो क्या सामान्य जो आदेश है अगर एक व्यक्ति के लिए इशू हो रहा है तो क्या उसको द्विभाषा में यूज जारी करना है? हिंदी आती है उस व्यक्ति को, और आपका कार्यालय आपके कच्छ क्षेत्र में है। क्वेश्चन समझ में आया? प्रश्न समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? एक बार रिपीट करेंगे? मैं ये बोल रहा हूँ कार्यालय के किसी कर्मचारी को एक जनरल ऑर्डर देना है, सामान्य आदेश जारी करना है, तो क्या वो भी आदेश द्विभाषा में ही पत्र जारी होगा? आदेश जी सर, दोनों भाषा में होगा। जी नहीं, यदि वो सामान्य आदेश एक व्यक्ति के लिए है, ठीक है ना, तो उसको हम हिंदी में भी जारी कर सकते हैं, क्योंकि आपका कार्यालय कच्छ क्षेत्र में है और उस व्यक्ति को हिंदी तो आती है ना, प्रवीणता प्राप्त है। ये दो शब्द याद रखिएगा, मैं लास्ट में थोड़ा सा इस पर भी आपको बताऊंगा कि प्रवीणता प्राप्त और कार्य साधक क्या होता है, ठीक है ना। ये प्रशासनिक पत्राचार में ही आता है, प्रशासनिक अनुवाद में ही आता है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये धारा 3(3) के दस्तावेज पता चल गए, ये प्रशासनिक अनुवाद आपको करने होते हैं आपको, क्योंकि सभी लोग इसमें महारत हासिल नहीं होता है, तो ये हमारे पास ही आता है, अनुवाद अधिकारी के पास आता है, राजभाषा अधिकारी के पास आता है, हिंदी अधिकारी के पास आता है कि इसका अनुवाद कर दिया जाए ताकि इसे हम प्रचालित करवा सकें। प्रचालित क्या होता है? नया शब्द है आपके लिए, पहले से पता है प्रचालित क्या होता है? सर्कुलेशन ऑफ लेटर्स। जी सर। प्रचालन, ऑपरेशन, इंग्लिश में वर्ड क्या है? ऑपरेशन। क्या मीनिंग होता है इसका हिंदी में बताइए? कई मीनिंग है, बताइए बताइए बताइए। बोलो भाई, ऑपरेशन। बोरिंग तो नहीं हो रहा है ना? बता रहा हूँ। संचालन सर, संचालन। संचालन, ठीक है, और आगे चलिए। ऑपरेशन किया जाता है, मेडिकल टर्म है। This machine is being operated by the क्रिटिकल डिपार्टमेंट। संचालित मेडिकल डिपार्टमेंट में सर शल्य क्रिया। जी, बहुत सही। दूसरा सर संचालित, ऑपरेटेड बाय। और कार्यरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं सर, कार्यरत। कार्यरत? जी सर। नहीं जी, नहीं। ओके सर। This machine is being operated by the electrical department. ये जब आप जॉब में आएंगे तब आप लोग इसको प्रयोग में अब मिलेगा आपको, कैसे से भी अनुवाद आते हैं। ऑपरेशन से मुझे पहले प्रचालन नहीं पता था, समझे ना, सच्चाई बता रहा हूँ आपको। लेकिन प्रचालन एविएशन सेक्टर में कुछ अलग मीनिंग रहता है, रेलवे के क्षेत्र में अलग रखता है।
है ना? कोई सहमत है या नहीं है? गुलशन जी, अजीत, प्रतीक, सहमत है सर। है? हाँ, 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 वही मैं कहना चाहता हूँ। शल्य प्रक्रिया है वो। तो वही है, इसीलिए बोलता हूँ कि अनुवाद के लिए जो भी विषय प्राप्त हो, जब आप लोग परीक्षा भी देने जाए ना, तो उसमें भी एक पैसेज आता है ना, स्किल टेस्ट होता है ना आप लोगों का अनुवाद का भी। बात समझ रहे हैं ना मेरी? हाँ जी सर। अनुवाद कई तरह का है, भावानुवाद, शब्द अनुवाद, है ना? एंजॉय करके आना वहां पर। बोरिंग नहीं सुन, अरे इसके मीनिंग नहीं आ रहा है, क्या लिखूं या छोड़ देता हूँ इसको। छोड़ना तो है ही नहीं, उस वाक्य को बार बार पढ़िए, मीनिंग पता चले तो ठीक है, नहीं देवनागरी में लिख दीजिए उसका। सही है ना? जी सर। सर ये जी। भाव अनुवाद कितना ठीक रहता है सर? देखिए, भावानुवाद तो ये कभी कभी क्या होता है ना कि व्यक्ति व्यक्ति पे चेंज कर जाता है, इसका मतलब परिवर्तित हो जाता है। मुझे तो कुछ उस पैराग्राफ को पढ़ने का मुझे कुछ अलग भाव दिखाई दे रहा है, आपने पढ़ा तो आपका अलग भाव दिखाई दे रहा है ना? लेकिन सर भाव, हाँ, बोलिए, बोलिए आशीष, बोलिए। अरे बोलिए, नहीं यही सर भाव वो है तो भाव जो आप अनुवाद, बोलना चाहते हो, वही भाव है, बोलिए। वही बोल रहा सर, भाव अनुवाद तो बहुत गहराई हो गया ना सर, किसी की गहराई को जानना, वो भाव क्या कर रहा है, तो फिर डिफिकल्टी हो सकता है। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, आपकी आपकी गहराई, आपकी समझ कहाँ तक है वो आपके तक सीमित है, मेरी गहराई मेरे तक सीमित है। बात समझ रहे हैं ना? एग्जामिनर, परीक्षक जो है आपके, जो जांच करता है कॉपी की, उसका भाव कहाँ तक वो आपको समझ पा रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, आशीष ने जो अनुवाद किया है कुछ हद तक सही है, बात समझ रहे हैं? और कोई जांच करता है, बोला अरे जी सर। बिल्कुल सही किया है। कहीं कहीं पर भावानुवाद स्वीकार्य नहीं भी होता है। क्या होता है? सर कहीं कहीं स्वीकार अनुवाद नहीं स्वीकार होता भी है। नहीं होता भाव। हाँ, ठीक है ना? लेकिन 100% गलत भी नहीं होता है। अगर आपको नहीं आ रहा है, अगर आपको नहीं आया तो भावानुवाद ही कीजिएगा ना लास्ट में, जो समझ में आ रहा है लिख दिया आपने। यस सर। डिफिकल्ट वर्ड, जो शब्द है, जो कठिन वर्ड शब्द है, उसका देवनागरी में आपने लिख दिया उसको, कठिन शब्द को, और बाकी वाक्य लिख दिया आपने, अनुवाद हो गया। सर जैसे इस बार एक आया था पुरुषोत्तम राम, उसके लिए एक वर्ड प्रयोग किया गया था आइडियल, आइडियल ऐसे ही कुछ का। हम्म। तो सर अभी एसएससी का पेपर हुआ था तो मैंने देखा, मेरे दोस्त ने बताया था, फ्रेंड ने, तो उन्होंने मैं आइडियल पर्सनैलिटी लिखा था। मेरे क्लास यस का सर, भी। मैंने भी दिया था सर डिस्क्रिप्टिव, तो उसमें भी आइडियल ही लिखा हो पुरुषोत्तम का जो आइडियल अनुवाद। उसने लिखा था या आप लोगों ने लिखा? नहीं नहीं, नहीं वो सर, अनुवाद करना था हमने सर, हम हिंदी लोगों में। ने लिखा है। ले लेगा, हमने हाँ मैं लिखा है सर। अटेंडेंस लिया। और आप लोगों ने, और किसी ने क्या लिखा? 22,182 है ना? और किसी ने कुछ लिखा? बताइए, बाईस आइडियल तो हजार एक एक हो सौ गया। बयासी आइडियल पर्सनालिटी लिख दिया सर, ऐसे करके अनुवाद। देखिए आपने, मैं इसको भी गलत नहीं बोलूंगा, ठीक है ना? कुछ हद तक लग रहा है कि आपने, जो आपकी समझ थी, चूंकि आप अभी विद्यार्थी ये में है, तो आपने कोशिश तो किया वहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है ना? कोई रिस्पेक्टेड भी तो लिखा हो सकता है ना, आदरणीय। यस सर। सर लिखा हो सकता है। सही है, जच रहा है। कोई हाईनेस भी लिख सकता है। हम्म, हिज हाईनेस। यस सर। ये शब्दों का प्रयोग है। जैसे जैसे आप इसमें प्रवीणता आपको प्राप्त मिलती जाएगी ना अनुवाद में, शब्द आपके शब्द संग्रह बढ़ते जाएंगे।
ठीक है ना? तो आपने लिखा, ठीक लिखा, और जांच करता है कि ऊपर है, वो समझ जाए कि बंदे ने कोशिश तो पूरी की है अनुवाद करने की। बाकी आपके वाक्य सही थे, वाक्य विन्यास, पूर्ण वाक्य किया था आपने अनुवाद का उसका। बताइए आप लोग, जो पुरुषोत्तम राम के ऊपर जो वाक्य आया था अनुवाद करने के लिए इंग्लिश या हिंदी में, पूरे सेंटेंस कंप्लीट किया था आप लोगों ने ना? यस सर। तो उसमें थोड़ा सा लिबरल होता है जांच करता है, बोले ठीक है चलो ये कोशिश तो कर रहा है, क्योंकि आपके पास उस वक्त ना डिक्शनरी होती है, ना कोई शब्दकोश होता है जहां पर आप खोज सके, ना मोबाइल अलाउ होता है। लेकिन जब कार्यालय में आप बैठते हैं प्रशासनिक अनुवाद या तकनीकी एक अनुवाद करने ट्रेन के लिए, लेट होने से कितना दिक्कत है। तो आपके पास शब्दकोश रहता है, डिक्शनरी रहती है सारी, है ना? इधर से ट्रेन लेट हो गया, वो गया था। ठीक है। अरे भाई तेरे जी अजीत सर। अजीत जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए। प्लीज प्लीज थोड़ा सा, थोड़ी देर और, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग ना? वाक्य को जरूर कंप्लीट, वाक्य आधा अधूरा नहीं छोड़ना है कभी भी कंपटीशन में, ठीक है ना? पूरा स्किल टेस्ट पूरा देना है, 4 बार पढ़ना है, 5 बार पढ़ना है, कोशिश करना है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक नहीं समझ में आ रहा है तो एडमिनिस्ट्रेटिव ही लिख देता हूं देवनागरी में, ठीक है? जी सर। हाँ, छोड़ना नहीं है, आपको लिखना है। एजेंट का मतलब क्या होता है? बताएं। एजेंट से इतना फैमिलियर है जो आज तक हिंदी में उसका पता ही नहीं कर पाए। हाँ, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ इसीलिए तो तो मैं पूछ रहा जासूस हूँ। वाला एजेंट, जासूस वाला एजेंट सर। नहीं, अब ये तो आपको डिपेंड करता है कि कौन सा एजेंट का वहां मतलब निकलना है। मैं तो नॉर्मली पूछ रहा हूँ एजेंट का मतलब क्या होता है, ये बताया आप। दूत। प्रतिनिधि होता है। अजय, प्रतिनिधि। वो तो रिप्रेजेंटेटिव होता है। प्रतिनिधि। नहीं, वो तो सर रिप्रेजेंटेटिव होता है, सर दलाल भी बोल रिप्रेजेंट कर सकते रहा हैं। हूँ। हाँ, दलाल प्रतिनिधि। जो प्रतिनिधि, दलाल। ठीक है, करीब करीब है आप लोग, चलेगा, ये भी चलेगा। दलाल कहीं लिखा हुआ मिला था आपको, कहीं शब्द? सर कुछ ज्यादा अभद्र है। नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि मतलब बोलचाल की भाषा में देखने को मिला या कहीं लिखित रूप में मिला था दलाल? बोलचाल की भाषा में सर, स्थानिक भाषा में। और जी जी सर, बोलचाल की भाषा में। जी जी, ये LIC एजेंट आपने सुना नेगेटिव है? सेंस देता है सर, ये हाँ थोड़ा सा हाँ, नेगेटिव सेंस देता है। LIC एजेंट सुना है आपने? यस सर। जी सर। हाँ, तो LIC में क्या करता है, लोग क्या बोलते हैं बोलचाल की भाषा में? वो LIC में एजेंट है। नहीं, वह भी नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं नहीं, वो LIC में एजेंट है ना? अभिकर्ता कोई बोलता है क्या उसको? इसका मीनिंग, नहीं सर। शब्दावली जो दिया हुआ है, जो वैज्ञानिक और तकनीकी हमारा जो आयोग है, उसमें अभिकर्ता दिया हुआ है, ठीक है? इसका हिंदी में मतलब होता है अभिकर्ता। और फिर मैंने आपको बोला कि अगर नहीं आपको अर्थ पता है तो क्या करना है, देवनागरी में ही इंग्लिश को लिखना है। एज वेल एज लिख देना है, जैसे एजेंट, ठीक है? जी सर। 2 एग्जांपल बताया ना मैंने, एजेंट और अलार्म, जी सर। बताया ना? एक शब्द है एग्रीमेंट, क्या है? एग्रीमेंट। हाँ, बताइए आप लोग, मीनिंग बताइए। करार। अनुबंध। करार। अनुबंध। ठीक है, बहुत सही। अनुबंध।
हाँ जी, हाँ जी। समझौता, ठीक है। अनुबंध, करार है। करार, अनुबंध और सर सहमति, बिल्कुल सही है, ठीक है। आप लोग ग्रुप बनाइए, आपस में कभी कभी डिस्कस भी कीजिए, ठीक है। देखिए जी आप सर। लोग एक दूसरे के बोलते गए, एक दूसरे को शब्द भी पता चल रहा है ना। जी सर, शर्त भी हो सकता है क्या? कंडीशंस बताया मैंने, मीनिंग आपने हिंदी बोला, मैंने इंग्लिश बोला उसका। सही है। कारण, देयर आर फॉलोइंग कंडीशंस है, जी सर। तो शर्तें हो गई ना वो तो। वी कैनॉट बी एग्री ऑन द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स, वो करार हो गई, समझौते जो हो गए, है ना। पे स्लिप का बताइए आप, पे स्लिप। वेतन पर्ची, वेतन पर्ची, पत्रावली। बिल्कुल सही है, पे स्लिप सही है। ऑथोराइज, अथॉरिटी बताया था, ऑथोराइज बताइए। मान्यता प्राप्त, अधिकृत, प्राधिकृत, ये नाउन है और वर्ब है, दोनों है। नाउन होगा सर। अधिकृत करना और प्राधिकृत करना दोनों है। क्या है? प्राधिकृत करना और अधिकृत करना। अधिकृत आपने एक बोला था ना, जी किसने सर। बोला था? अजीत जी ने। जी सर। और इसका प्राधिकृत भी होगा, प्राधिकृत, जैसे अथॉरिटी बताया था, प्राधिकरण। एक ब्लैंकेट बैन शब्द है, ये प्रशासनिक शब्दावली का ही है। ब्लैंकेट बैन ऑन द लीकर्स। ये 3-4 लोग ही हैं, कितने लोग हैं आज क्लास में? 38। ब्लैंकेट बैन, पूर्ण प्रतिबंध। जी, बिल्कुल सही है। और कोई वर्ड है? एक एजेंडा वर्ड है, प्रसिद्ध वर्ड है, एजेंडा सर, बोलचाल में रूपरेखा, क्या एजेंडा है पता ही नहीं। सर मुद्दा। मुद्दा सर, मुद्दा। रूपरेखा, मुद्दा सर, मुद्दा। रूपरेखा, जी, दीपाली रूपरेखा, बोलिए एजेंडा का। मुद्दा। एजेंडा जो हम प्रशासनिक शब्दावली में यूज करते हैं, कार्यसूची। कार्य सूची भी होगा सर, कार्य सूची है सर। हाँ, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत प्रसिद्ध शब्द है और प्रतियोगिता में आता ही आता है, किसी न किसी प्रतियोगिता में, स्किल टेस्ट में आ जाएगा मीनिंग लिखने के लिए इसको। एजेंट का, पे स्लिप्स का, एजेंडा का। क्योंकि आप हिंदी अधिकारी है तो जो आप बैठक करेंगे तो एजेंडा तो बनाना ही पड़ेगा ना। कोई भी बैठक या कोई भी मीटिंग होती है तो एजेंडा तय करना पड़ता है आपको। दीपाली जी, समझ रही हैं आप? जी सर। मीटिंग्स और बैठक ऐसे नहीं होते हैं, पहले से उसकी रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है, ठीक है। किसी ने बोला था रूपरेखा मेरे को, जी सर। लेकिन रूपरेखा प्रचलन में नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। बोलचाल में तो है, लेकिन रूपरेखा नहीं लिखते। क्या लिखते हैं? कार्य कार्य, सूची। कार्य जी, सूची। ठीक है ना। जी एग्रीव्ड, सर।